ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और डायरेक्ट तो आते हैं। ओके। पहले क्विट इंडिया मूवमेंट देखते हैं। राइट। यहाँ से पहले शेयर स्क्रीन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फिर बंद करेंगे और फिर यहाँ से ऑन करेंगे और फिर यहाँ से पीडीएफ आएगी। ठीक है। कल कल दो सेशन लेंगे और मॉडर्न एस्पेक्ट का जो है हाइडिंग टॉपिक्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। और संडे से, कल सैटरडे है, संडे को हम लोग एंशिएंट देखेंगे या मॉडर्न मेडिवल मेडिवल देखेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से लोग हैं? सबको ये ताबिया, डैनियल, हिबा, हुसैन, जॉनी, एमडी जावेद, एमडी साहिल खान, मुदरसिल खान, मुनज्जा, मुस्कान शर्मा, नाजमीन शेख, प्रियंका, सचिन वर्मा, साहिल, सारा, शिवम, वेब स्मार्ट, शिवम, सब कोई है लगभग। एक थिरुमुल कौन है, क्या नाम से आए हैं? नहीं आए हैं वो। थिरुमुनल, हाँ है। थिरुमुला है, थिरुमुला फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मॉडर्न हम लोग देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कौन सी ईयर से स्टार्ट होता है बताइए? मॉडर्न हिस्ट्री कौन सी ईयर से स्टार्ट होता है? 1498। 1490? 1500 से सर। 1600, 1600 से। 1600 से? तो औरंगजेब का डेथ 1453 तो अप्रॉक्स। औरंगजेब का डेथ तो 1707 में हुआ, थिरुमल्ला। ओके। औरंगजेब का डेथ तो 717 में हुआ था, वो तो मेडिवल पीरियड में आता है। ठीक है। तो इसके बाद से, मतलब ये कह सकते हो, फिर उसके बाद 1857 के रिवोल्ट से थोड़ा सा। ठीक है। तो जब हम लोग 1857 पोस्ट पढ़ते हैं तो हम लोग 1947 तक पढ़ना है मॉडर्न में। और बीच में जो 90 गांधी का जो फेज होता है, गांधी जी अराइवल 1915 से 1947, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। यूपीएससी का जो मैंने ट्रेंड एनालाइज करा है तो मुझे यही समझ में आया है कि जो गांधीयन फेज है यहाँ से आता है, फिर इसके बाद कहाँ से आता है? रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी फेज से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद जर्नल से आते हैं। जर्नल्स, मैगजीन, चार्जर, चार्ज नहीं है सर, चार्ज नहीं। मैगजीन, जर्नल, मैगजीन, बुक्स। ठीक है। जर्नल, मैगजीन, यहाँ से फिर उसके बाद आईएनसी फेमस है। ठीक है। और जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे क्विट इंडिया, जैसे हम स्टार्ट करते हैं चंपारण, यहाँ से सारे क्वेश्चन तो आप रिवाइज करोगे तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करोगे। चंपारण, फिर उसके बाद खेरा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी, सीडीएम, एनसीएम, एनसीएम, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, एनसीएम, फिर उसके बाद कैबिनेट, फिर उसके बाद सीरीज वे में क्रिप्स मिशन आता है, फिर उसके बाद दीपावली डिक्लेरेशन आता है, फिर उसके बाद कॉमनल अवार्ड आता है, फिर उसके बाद कॉमनल अवार्ड, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन, वेविल प्लान। ठीक है। सी राजागोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है। जिन्ना टॉप,
इरविन समझौता, गांधी इरविन टॉक, फिर उसके बाद सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद जो हरिजन और गांधी में जो साइन होता पूना पैक्ट, ये सारा ये सारा हॉट टॉपिक्स है यूपीएससी का। एक दो क्वेश्चंस इन सारी चीजों से पूछा जा चुका है, तो जब हम रिवीजन करेंगे तो इन सब चीजों पे कमांड करेंगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा फास्ट वे में देख लेते हैं। आप लोग ये बताइए माइक ऑन करके कि फायदा हो रहा है या टाइम पास हो रहा है। हम्म, फायदा हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर किसी को लग रहा है कि टाइम अगर जा रहा है तो वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। मुस्कान, मुस्कान फातिमा, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार हम वीडियो डालना चाह रहे थे यूट्यूब पे, आप अपना पूरा घर का टूर करवा रही थी और वो आपका सामने वीडियो आ रहा था, तो फिर मैं 5 मिनट बैठ के सोचा, फिर देखा कि कितना दूर तक टूर करवाई अपने घर का। फिर हम सोचे कि डाले कि नहीं डाले, तो फिर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो वीडियो आप ऑफ कर लीजिए या एक जगह बैठी हैं तो ऑन करिए। एक जगह टेबल पे बैठी हैं तो ऑन कर लीजिए। आप उस वीडियो में पूरा घूम रही थी अपने घर में। चलिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुआ। गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसको पास कर गई। वही कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो आईएनसी का जो सेशन होता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी सब जमा होती थी और फिर आ, आ, फिर उसको सेकेंड करती थी। यूपीएससी फोकस क्या करता है? डेट एंड लोकेशन ऑफ लॉन्च, डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट्स, सिग्निफिकेंस फाइनल मास मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, सिग्निफिकेंस ऑफ डू और डाई स्लोगन। काउजेज क्या थे? क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। ठीक है। वॉर टाइम हार्डशिप था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से चल स्टार्ट हुआ था, 45 तक 44 तक चला था। और इसी के दौरान कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार विदाउट एनी सजेशंस और रिकमेंडेशन और बिना किसी समझौते के या बातचीत के उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का समर्थन, भारतीयों का समर्थन ब्रिटिश को दे दिया था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। फिर ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ डिसेंट, जो भी नाराजगी या प्रोटेस्ट कर रहे थे तो काफी अच्छे तरीके से रिप्रेस करें। ठीक है। और हाउ क्रिप्स मिशन लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्रिप्स मिशन जो फेल हुआ, तो उसी का डायरेक्ट फॉल आउट था क्विट इंडिया मूवमेंट। अर्बन रिवोल्ट हुआ, फिर उसके बाद पीजन रेवेलियन हुआ, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हुई। जैसे हम लोग उषा मेहता का नाम चाहते हैं, कांग्रेस रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो चलाएं। फिर पैरेलल गवर्नमेंट जैसे बलिया, आगे मिलेगा। पैरेलल गवर्नमेंट इन सतारा महाराष्ट्र, तामलुक बंगाल में है। ये सब नाम पता होना चाहिए कि सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र, तामलुक बंगाल, तालचर उड़ीसा। ठीक है। अरुणा आसिफ अली का रोल, जयप्रकाश नारायण बिहार में। ठीक है। फिर बलिया में, बलिया एक जगह होता है, वहां का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट वायलेंट गांधीयन मूवमेंट, गांधी ने खुद बोला था कि डाई और डू और डाई, करो या मरो, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने वायलेंट। एक तो आपको याद होगा कि जब एनसीएम चल रहा था तो चौरा चौरी जो यूपी में एक जगह है, वहां पे थोड़ा सा वायलेंट हो गया था मूवमेंट, चौरी चौरा। तो वायलेंट हो गया था तो गांधी ने एनसीएम को वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ पे गांधी खुद बोल रहे हैं कि गांधी को समझ में आ गया था, गांधी वॉज ए वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट। काफी स्ट्रेटजिस्ट थे, तो काफी स्ट्रेटजी से वो अपना मूवमेंट को लेके चल रहे थे। और 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया, पैरेलल गवर्नमेंट्स मैचिंग में दिया हुआ था। ठीक है। मास अरेस्ट, काफी लार्ज स्केल पे मास अरेस्ट हुआ, मोर देन 1 लाख, फायरिंग ऑन 538 ओकेजन्स, कलेक्टिव फाइन्स ऑन विलेजेस। तो पूरा विलेज ही रिवोल्ट कर दी थी, रेबल चली गई थी आगे। जैसे कहीं पे मारवाड़ी सिस्टम है, रेतवाड़ी सिस्टम है, तो पूरा विलेज, जैसे गांधी ने बोला कि गांधी ने कॉल दिया था कि आप इसको बैकवर्ड करो। ठीक है। पूरा विलेज ही रेबेल, तो कलेक्टिव फाइन भी लगाती थी गवर्नमेंट। ब्रूटली कंपेयर टू अर्लियर मूवमेंट्स, गांधी 21st डे 21st डे फास्ट, 21 दिन वो
भूख हड़ताल पे, मतलब वो फास्ट, मतलब भूखे भी रहते हैं, सो दैट आम जनता को इससे स्ट्रेंथ मिले। ठीक है कि मेरा जो लीडर है वो जेल में है, लेकिन वहां पे फास्ट कर रहा है, मतलब भूखे है और हम लोगों का समर्थन कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ सब पढ़ लीजिएगा आप। और ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू क्विट इंडिया मूवमेंट। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे? स्टूडेंट्स काफी लार्ज मात्रा में, ह्यूज नंबर में, बैकवर्डेड स्कूल्स, कॉलेजेस। टीचर्स थे, ये सब पता होगा, टीचर्स थे तो स्कूल छोड़ दिए, एडवोकेट थे तो एडवोकेसी छोड़ दी, जो भी जहाँ पे थे छोड़ दिए, गांधी ने जो कॉल दिया था। फिर वर्कर्स, 30+ स्ट्राइक इन बॉम्बे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो ये वर्कर्स जो स्ट्राइक करने लगे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के सेक्शन थे, वो फिर नेशनल मूवमेंट से पीछे चले गए, जो बार बार डिबेट आता है, क्योंकि स्ट्राइक होगा तो उनका प्रोडक्शन हैम्पर होगा। ठीक है, तो वुमेन्स का तो अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन रहा, 10% उसमें से अरेस्ट भी हुई और वुमेन्स रोल पूछा जा चुका है। गांधी ने बोला कि टैक्स मत दो, तो कहीं चौकीदारी टैक्स था तो वहां पे नहीं दिया। वुमेन आसफ अली, सुचेता कृपलानी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। शॉर्ट टर्म फेल्यूर, सप्रेस्ड बाय 1944 तक सप्रेस कर दिया गया। और लॉन्ग टर्म में मेड ब्रिटिश रियलाइज, ब्रिटिश को ये रियलाइज कराई कि आफ्टर वॉर वो लोग अब भारत को गवर्न नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूएसएसआर में जाके अच्छा एजुकेशन लेके वापस आ चुके थे, और फिर वो लोगों को मोटिवेट करते थे, एजुकेट करते थे। और बहुत सारे जनरल्स, रीजनल जर्नल्स, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जाता था। तो काफी जो सेक्शन थी वो एजुकेटेड हुई। फिर मैकेनोमिनेट भी आता है, 9 मेंबर होते हैं एजुकेशन पे, हम लोगों ने देखा था। 1 लाख का बजट भी था, मदरसा, गुरुकुल, ये सब चीजें। तो पीपल वेयर ग्रेजुअली बिकमिंग एजुकेटेड एंड दे वेयर also एजुकेटिंग देयर विलेजेस, कम्युनिटीज। लाइब्रेरी की स्थापना हुई। स्वदेशी मूवमेंट जब हो रहा था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो उस समय कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। तो अंग्रेज को समझ में आ गया कि हम लोग अब रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आईएनए एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, जो 1944 तक सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्विट इंडिया इम्पैक्ट। स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशंस। ठीक है, अंडरग्राउंड नेटवर्क चला। कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड ऑपरेटेड बाय उषा मेहता, जो मैंने बताया। सोशलिस्ट लीडरशिप प्रोमिनेंस, सोशलिस्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू उभर कर आया और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नारा दिया। और कंपेयर विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ इसको कंपेयर करिए, वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर मास मूवमेंट और कांग्रेस का रेडियो सिग्निफिकेंस, वो रेडियो अंडरग्राउंड, तो उससे काफी लोगों को जागरूकता मिला, एजुकेशन मिला। और स्पेशल यूपीएससी फोकस एरिया, तो इस पे डिस्कस करने का 2 घंटे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो डिस्कशन से यही सारा चीज निकलेगा, एंड वी हैव लेस टाइम। और एक ने मैसेज करा था कि ये सेशन थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था, थोड़ा सा लेट से चल रहा है, जावेद ने मैसेज करा था मुझे। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। प्रीलिम्स किसी तरह मेहनत करके, अभी 22 दिन बचा हुआ है, प्रीलिम्स किसी तरह मेहनत करके निकाल लेना है। फिर मेंस हम लोग मतलब वो एग्जाम खत्म होगा 25 मई को, 1 तारीख से हम लोग मेंस स्टार्ट करेंगे साथ में। मेंस में ये बहाना नहीं आएगा, एटलीस्ट आप सी सैट पे थोड़ा सा फोकस करिए। सी सैट एक भी दिन absent नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ यू कांट रन, वॉक, वॉक नहीं हो सकता है तो क्रॉल करो, लेकिन सी सैट 27 जो मैजिक नंबर है इसको क्रॉस करो। और जीएस पेपर 1 के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि कैसे आगे बढ़े। आ, उस पे भी सेशन आएगा कि कुछ भी नहीं आता है कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो वहाँ पे काफी हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि 72 अटेम्प्ट है, 75 अटेम्प्ट है या 80 अटेम्प्ट है, तो कैसे आपका होगा कि नहीं होगा, फिर आगे स्टेप हमें क्या लेना है, सब चीज के लिए हमें तैयार रहना है। तो थोड़ा सा मेहनत को और पुश करिए, 22 डेज लेफ्ट, आगे बढ़िया होगा। सतारा, लॉन्गेस्ट लास्टिंग, नाना पाटिल वहां पे, सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल वहां पे लीड कर रहे थे। तामलुक, जातीय सरकार।
वहाँ पे जो सरकार बनी थी, जो पैरेलल गवर्नमेंट, उसका नाम था जातीय सरकार। यहाँ पे पड़ती सरकार, एस्टैब्लिश आर्बिट्रेशन कोर्ट। तो वहाँ पे कुछ वगैरह मतलब जो ब्रिटिश के कोर्ट को बायकॉट करने के लिए अपना ही वहाँ पे आर्बिट्रेशन कोर्ट खोला गया। जैसे मुखिया वगैरह निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तालचर उड़ीसा में है। कंप्लीट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स, वहां पे तो पूरी तरीके से ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने लीड करा, कहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट हुआ, और वहां पे कौन कौन ऐसे इंडिविजुअल या पर्सनालिटीज थे जिन्होंने लीड करा। मोर देन 1 लाख अरेस्ट, ये सब देख लिए हम लोग। विलेजेस को फाइन, रेलवे ट्रैक्स डिस्ट्रॉयड, रेलवे ट्रैक को उखाड़ के फेंक दिया गया। अलाइड पावर क्रिटिसाइज ब्रिटिश रिप्रेशन। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वो दो गुटों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अलाइड पावर ने, अलाइड जो था, ब्रिटिश को रिप्रेस करा। यूएस प्रेशर ऑन ब्रिटेन टू नेगोशिएट, यूएस का प्रेशर था कि आप भारत के साथ नेगोशिएट करो और जल्दी से कॉलोनलिज्म को वहां से हटाओ। जापानीज एडवांस इन बर्मा, हाइटेंड अर्जेंसी। तो जापान वहां पे उधर बर्मा तक पहुंच गया था, और तो नॉर्थ ईस्ट से जापान अटैक करता। और उधर ये अफवाह थी, ये बात थी कि रसिया और जापान दोनों एक साथ थे और ब्रिटिश इधर थी। वो लोग अलाइड फोर्सेस थे। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि नॉर्थ वेस्ट से रसिया हमला करेगी, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान होते हुए इधर आ जाएगी, तो इधर हमला कर देगी। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जापान हमला करेगी, तो बीच में ब्रिटेन फंस जाएंगे। तो ये भी एक प्रेशर था। ठीक है, ये सारी चीजें एक स्पेक्ट्रम में दी हुई है। बस कम करना क्या है, आराम से बैठ के फिल्म देखना है, पढ़ना है, या फिल्म चलता रहेगा माइंड में। ठीक है। emphasis on local leadership, every Indian in his own leader, ये कॉन्सेप्ट था। डू और डाई गांधी ने दिया, देयर इज ए रेवोल्यूशन, डोंट सीट आइडल, अरुणा आसफ अली ने ये कहा था। ब्रिटिश रूल मस्ट एंड इमीडिएटली, कांग्रेस रेजोल्यूशन जो पास हुआ तो उसमें। अब यहाँ पे है, 8 अगस्त को रेजोल्यूशन पास हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई में है वो। 8 अगस्त को, 9 अगस्त को मास अरेस्ट हुआ। सब लोग बोले कि चलो हम भी चला, हमको भी अरेस्ट करो, हमको। जब गांधी और टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो सब लोग कोर्ट अरेस्ट कर रहे थे कि जाके पुलिस स्टेशन के पास कोर्ट के सामने कि हमको भी अरेस्ट करो, हमको भी अरेस्ट करो। तो लाखों लोगों को अरेस्ट करके ले जाया गया। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लाया था, तो उस समय भी जितने भी उनके सपोर्टर थे, वर्कर थे, दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट ने, पुलिस ने सबको अरेस्ट करके, वो लोग खुद को बसेस वगैरह, बसेस में लाद लाद के तिहाड़ जेल और यरवड़ा, यरवड़ा भी दिल्ली में ही है सर, तिहाड़ ले जा रहे थे, यरवड़ा तो उधर है। ठीक है, तो तिहाड़ जेल में हम टीवी में देख रहे थे ये सब चीजें, तो हमें याद है। तो मास अरेस्ट हुआ, फिर उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट इमर्ज हुई, फिर मूवमेंट सप्रेस्ड हुआ। ये सब ये इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इंटेंस, सबसे ज्यादा इंटेंस कहाँ हुआ, बिहार, बलिया। ठीक है, यूपी। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल। और सबसे कम जो हुई वो पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है। रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चंस, 2023 में पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, 2021 में डू और डाई सिग्निफिकेंस, और 2019 में लिंक बिटवीन क्रिप्स एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इतना तो पता चल गया आपको। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि क्वेश्चन ये आया। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के अगर आप ये सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, जैसे हम लोग भी काम करते हैं कहीं पे, तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो नीचे हम लोग सोर्स लिखते हैं, और वो भी ऑथेंटिक सोर्स। एक बार रिव्यू होता है, मैं रिव्यूअर के पोस्ट पे हूँ, फिर उसके बाद पहले प्रूफ रीड होता है, फिर उसके बाद रिव्यूअर का काम आता है, देखता है कि सारी चीजें सही है कि नहीं, एसओपीज का पालन किया गया है कि नहीं, जो सोर्सेज हैं वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ये सब चीजें से है कि नहीं। एक स्टेप आगे जाके कॉन्सेप्ट जो टेस्ट होता है, ये आप समझ लोगे कि ये पहले गवर्नमेंट पूछा क्यों पूछा, इसके पीछे तो जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर है वो क्वेश्चन बनाएगा, फिर नीचे दो तीन चीज वो मेंशन करेगा कि ये क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उठ के चला जाएगा प्रूफ रीड करने की, इसमें कुछ ग्रामर मिस्टेक हिंदी में इंग्लिश में है कि नहीं, हिंदी वाले हिंदी करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश करेंगे। फिर उसके बाद रिव्यूअर के पास जाएगा। ठीक है, रिव्यूअर अपना काम करेगा, फिर उसके बाद फाइनल टिक किया जाएगा, टिक।
शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सेट बनाया जाएगा 1 to 100। तो ये चीज आप समझ जाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है, पैरेलल मूवमेंट चलने, मतलब टॉप जो लीडर्स थे अरेस्ट हो गए और पैरेलल गवर्नमेंट चलने गई। तो कॉन्सेप्ट क्या टेस्ट हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। डू और डाई गांधीज रेडिकलाइजेशन, क्योंकि गांधी रेडिकल थे ही नहीं इससे पहले। और एनसीए में चौरा चौरी घटना पे उन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में जब मूवमेंट जब चरम सीमा पर थी तभी एब्रप्ट ब्रेक लगा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जितने भी टॉप लीडर थे सब गांधी के अगेंस्ट थे, लेकिन गांधी की इतनी वाइब थी कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, मूवमेंट काउजेशन, मूवमेंट क्यों हुआ? लिप्स के बाद क्यूट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो आपको कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लिंक करो, पीछे क्या लिंक हुआ, आगे गए तो क्या हुआ। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कैबिनेट मिशन में क्या प्रस्ताव आया, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर इससे पहले क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। इस तरह से लिंकेज करके पढ़ेंगे ना तो काफी लंबे समय तक याद रहे। सोलो नहीं पढ़ना है, सोलो, अकेले किसी चीज को नहीं पढ़ना है। जैसे ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना है तो चीजें याद रहेंगी। चलिए इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर। यहाँ से क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अपना जो है वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन को यूज करना है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। 1939 टू मैक्सिमम 45 तक सब चीज खत्म हो गया था। इनिशियल रिएक्शन 1939 स्टार्ट होता है। कंडीशनल सपोर्ट, ब्रिटिश बोल रही है, इसको सॉरी कांग्रेस का रेस्पॉन्स है कि कंडीशनल सपोर्ट, हम कंडीशन के साथ सपोर्ट करेंगे इफ पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस ग्रांटेड। अगर वॉर के बाद हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट किया जाता है तो ब्रिटिश देने वाले इंडिपेंडेंस, उन्होंने वो राजी नहीं हुए और वो इनके साथ कांग्रेस के साथ सहमत नहीं हुई और समर्थन दे दिए। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन अक्टूबर 1939, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, इसी बेसिस पे इलेक्शन हुए थे। और जस्ट 1937 में गवर्नमेंट स्वेरिन हुआ था, मतलब शपथ ग्रहण लेके सब गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह फॉर्म करे थे। जस्ट 18 महीना, मुझे जहां तक याद आ रहा है 18 महीने ही सरकार चली थी, उसके बाद सब कुछ रिजाइन कर देते हैं। और जो मुस्लिम लीग थी वो डिलीवरेंस डे मनाई थी जब रिजाइन करी थी, अक्टूबर में रिजाइन, दिसंबर में उन्होंने डिलीवरेंस यानी मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस मनाई थी। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। मुस्लिम लीग क्या बोली? सपोर्टेड ब्रिटिश वॉर इफर्ट, ब्रिटिश ने सहयोग करी। और क्योंकि आईएनसी 1916 में लखनऊ पैक्ट में तो आ गई थी, और ये एमएल यानी मुस्लिम लीग, तो दोनों साथ में आ गई। फिर बाद में प्रॉब्लम हुआ, फिर दोनों में ये हो गया। तो कांग्रेस कांग्रेस का साथ यहाँ पे नहीं दी, कांग्रेस रिजाइन कर दी, तो ये एमएल यहाँ पे सपोर्ट करा। ठीक है, डिमांडेड पॉलिटिकल, बोले कि हमें पॉलिटिकल सेफ गार्ड दो फॉर मुस्लिम्स। ब्रिटिश क्या एक्शन ली? उस समय लॉर्ड लिंगलेट वो थे, डिक्लेयर्ड इंडियाज एंट्री विदाउट कंसल्टेशन की वर्ल्ड वॉर 2 में। आउटकम क्या हुआ? अगस्त ऑफर फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, बोले कि नहीं, इंडिपेंडेंस तो नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, आप मेरे ही कंट्रोल में रहिएगा, अपना सरकार चलाइएगा, बट विद इन माई डोमेन, ठीक है, मेरे अंडर में। तो ये सारी चीजें करना है, तो ऐसे थोड़ा सा लिंक लगा कर। फिर उसके बाद ये तो हो गया इनिशियल रिएक्शन। फिर उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ 1940 से 41, लिमिटेड प्रोटेस्ट हुआ, और 25,000 प्लस अरेस्टेड इंक्लूडिंग नेहरू। ठीक है, मुस्लिम लीग को भी साथ में यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ऊपर वाला ही चलेगा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सेक्शन, आक्टम और यूपीएससी फोकस। तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं करा, उसके बदले पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन लेके आई 1940 में। ब्रिटिश एक्शन सप्रेस्ड माइल्डली, थोड़े थोड़े सप्रेस करा, अलाउड प्रोटेस्ट टू कंटिन्यू। फिर उसके बाद आउटकम क्या हुआ?
सॉर्ड नेशनलिस्ट अपोजिशन विदाउट मास मूवमेंट। तो अगर हम इस तरह से इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ना तो चीजें काफी, पहली बार में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, यही सही तरीका है। विनोबा भावे एज फर्स्ट सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू सेकेंड थे। और डिमांड क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट वॉर। तो वर्ल्ड वार हो रही थी तो ब्रिटिशर्स काफी एग्रेसिव हो रहे थे, बहुत क्षति हो रही थी, वार में तो क्षति होती है। तो ये लोग जैसे जर्नल पेपर्स वगैरह उस समय चल रहा था तो उसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट का। उस पे उस पे क्या लगा दी? पाबंदियां लगा दी, ठीक है। तो ये लोग चाह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, हम वॉर के अगेंस्ट बोल पाए। उसके बाद जस्ट सब चीज चल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रिप्स मिशन 1942, ऑलरेडी हम लोग क्रिप्स मिशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट इसके बाद स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस क्या करी? रिजेक्टेड प्रपोजल्स फॉर नो। क्यों करी रिजेक्ट? क्योंकि इमीडिएट पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा था। डोमिनियन स्टेटस इंडिया को नहीं चाहिए था, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। और एक तरफ से पार्टीशन का भी आइडिया मुस्लिम लीग एमएलए यहाँ पे जो है वो ले आई थी, अगस्त रेजोल्यूशन, ठीक है। एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल एज इट इज रिकॉग्नाइज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी। मुस्लिम लीग को एक तरफ तो देखो यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक तो इससे दूर जा रही है, तो दूर जा रही है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग को ये वापस लेके आ रहा है अपने साथ में। अब ये बाहर का आदमी है, इसको रूल करना है तो किसी एक का तो समर्थन लेके करेगा, तो इसको कंसेशन दे रही थी और इसको दूर कर रही थी। एक तरफ फूट यहाँ पे डालो और दूसरी तरफ साथ में लेके शासन करो। तो यही हो रहा था। और ब्रिटिश क्या बोली कि पोस्ट वॉर, जब वॉर खत्म हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाएंगे आपके लिए, सो दैट यू कैन मेक योर या मेक और राइट कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश ये बोल रही थी, लेकिन इंडियन वाले बोल रहे थे कि हमको इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिजेक्टेड प्रपोजल को, यहाँ पे देखो, प्रपोजल को रिजेक्टेड कर दिया गया और नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि धीरे धीरे थोड़ा सा बताते ही चलते हैं। 1939 में वॉर स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है और ब्रिटेन वॉर लड़ रही है अलाइड पावर के खिलाफ। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था, बहुत क्षति हो रही थी, और हजारों और लाखों के खर्चे आ रहे थे और सैनिकों की जाने जा रही थी। 1940 तक पहुंचा, 1941 तक पहुंचा, ब्रिटिश की हालत खराब होती जा रही थी और वो कांग्रेस का सपोर्ट चाहती थी कि कम से कम इंडिया में, जो इंडिया फाइनेंस कर रहा है हमें, कम से कम इंडिया शांत रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे हालत खराब हो रही थी, अब वो क्रिप्स मिशन प्रपोजल लेके आए और थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस के लिए वो राजी हो गए, ठीक है। और और इंडियंस ये बात को समझते थे, ये सब स्पेक्ट्रम में मेंशन है। इंडियन इस बात को समझ रहे थे कि ब्रिटिश कमजोर हो रही है और वो हमसे निगोशिएट करना चाह रही है, ठीक है। पेव द वे फॉर क्विट इंडिया, तो यही क्रिप्स मिशन की बात नहीं मानी गई, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और भारतीयों ने सोचा कि मौका का फायदा उठाया जाए, ब्रिटिश उधर भी है, लेकिन गांधी ऐसा नहीं चाह रहे थे। और जो क्रिप्स मिशन था तो वो क्या बोली थी? नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, अभी हम तो पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन हम वॉर के बाद आपके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लिखना बैठ के, ठीक है। और गांधी जी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि अभी मान लीजिए हमें आपको 10,000 रुपया देना है और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं है। मुझे लगता है कि 20 तारीख तक मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया, या 2-4 महीने तक मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं, अभी बैलेंस 0 रुपीज है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि सितंबर में मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो हम आपको चेक देंगे ना तो 1 सितंबर का काट के देंगे, अभी कुछ नहीं मिलेगा सितंबर में, यानी पोस्ट डेटेड। बाद में आपको चेक, बाद में ही चेक बुला सकती हैं या उसको इन कैश करवा सकती हैं या अपने अकाउंट में डाल सकती हैं। तो पोस्ट डेटेड मतलब अभी कुछ नहीं मिलने वाला, बाद में देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड, और ये कई स्टेट पीसीस में पूछा जा चुका है।
अगला क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई 1942 में। डू और डाई का कॉल हुआ, अपोज्ड मूवमेंट। मुस्लिम लीग तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का अपोज करेगी। ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट हुआ जो सतारा तामलुक और तालचर में हम लोगों ने देखा। और वाई मोस्ट वायलेंट गांधी मूवमेंट, ये मेंस का भी काफी डिबेटेड और हीटेड टॉपिक है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर अभी तक वॉर चल ही रहा है, दिमाग में ये रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है। और गोपालाचारी फार्मूला आया। गोपालाचारी फार्मूला क्या है? इन्होंने बोला कि प्रपोज लीग्स कोऑपरेशन, मतलब कि जो मुस्लिम लीग प्रॉब्लम कर रही है वो कोऑपरेशन करें इंटरिम गवर्नमेंट में एक्सचेंज फॉर पोस्ट वॉर प्लेबिसाइड। कि ठीक है, आपको पाकिस्तान चाहते हो, सब चीज हो जाने दो, वॉर वगैरह हो जाने दो, सारा चीज हो जाने दो, आप हमारा सहयोग करो। और आप बोल रहे हो कि वेस्ट में चाहिए और ईस्ट में चाहिए, तो वहां के लोगों से पहले डिसाइड करवा लेंगे। अगर वो यस बोलते हैं तो आप पाकिस्तान हो जाएगा, नो बोलते हैं तो नहीं होगा। तो ये बोले थे कि पोस्ट वॉर प्लेबिसाइड। ठीक है। लोगों से ही पूछ लिया जाएगा कि वो पाकिस्तान बनाना चाहेंगे या पाकिस्तान बना के रहना चाहेंगे कि इंडिया में रहना चाहेंगे। सी राधा गोपालाचारी फॉर्मूला था। और इसको रिजेक्टेड एज डिडंट गारंटी पाकिस्तान, मुस्लिम लीग रिजेक्ट ही करेगी। ठीक है। फिर गांधी जी ना टॉक होता है, फेल्ड हो जाता है सितंबर 1944 में। और ये लास्ट अटेम्प्ट था सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है। और पाकिस्तान वर्सेस डिवीजन टर्मिनोलॉजी ये सब आ गई थी प्रचलन में, वेग में। फिर उसके बाद 44 के बाद वेवल प्लान 1945 में डिमांडेड कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बोली कि हम वॉर के बाद, मतलब वॉर खत्म ही होने वाला था, कि हम आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूरे मेजोरिटी इंडियन को रखेंगे। वही शुरू में जो हमने बताया था, 1+2 1+3। फिर बायकैमरलिज्म हुआ। ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, तो बोले कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेजोरिटी में रहेंगे। इन मुस्लिम लीग क्या करी? मुस्लिम बोली कि नहीं, हमें मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। फिर इसी को सुधारने के लिए, इस पे सहमति बनाने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस होता है जून 1945 में। अगेन फेल्ड। और इलेक्शन अनाउंस होता है। फिर कॉम्युनल डिवीजन। तो अब एमएल जो है मुस्लिम लीग, वो चाह रही है कि पाकिस्तान बने और उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो वो कॉम्युनल डिवीजन, कॉम्युनल प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट करी। फिर उसके बाद पैरिटी वर्सेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होने लगी कि चलो मतलब अगर डिवीजन नहीं करेंगे टेरिटोरी का, तो हम प्रोपोर्शनल डिवीजन, जितने मुस्लिम रहेंगे उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीटें दी जाएगी। ये सब है, सब लिखा हुआ पढ़ना अच्छे से। फिर उसके बाद 1945 के बाद 1946 में आईएनए ट्रायल हुआ। डिफेंडेड आईएनए। और ये वल्लभ भाई देसाई और नेहरू ये खुद वकील थे, बैरिस्टर थे, तो इन्होंने ही डिफेंड करा आईएनए। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। और ये यहीं पे दिल्ली में हो रहा था, लाल किला पे। क्योंकि सोल्जर हजारों की तादाद में थे, तो कोर्ट में तो हजार लोगों को नहीं रखा जा सकता है पक्ष विपक्ष सुनने के लिए, तो लाल किला में हो रहा था। और वहाँ के जो लोकल लोग थे, दिल्ली के लोग थे, लाल किला पहुंच गए और वो नारा दे रहे थे कि मतलब आईएनओ के जवानों को या बहादुरों को छोड़ दो या लाल किला को तोड़ दो। अगर नेहरू और देसाई नहीं रहे तो लाल किला आज हमारे सामने सुरक्षित जो दिख रहा है वो नहीं होता, लोग तोड़ देते। ऐसा नहीं है कि मुगल का था तो तोड़ देते, क्योंकि लोगों में आक्रोश इतना था। ठीक है। पूरी बाहर में हजारों की तादाद में लोग थे और लाल किला आ, मतलब कम ही हो जाता, लेकिन नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ। रेड फोर्ट ट्रायल्स, वही लाल किला ट्रायल होता है। ठीक है, नवंबर 1945 में पार्शियल लेनियंसी सोन, ब्रिटिश की तरफ से पार्शियल लेनियंसी, और इन लोगों को, जितने भी आईएनए के सोल्जर्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है। यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट, तो लोग हिंदू मुस्लिम का जो ये सब चीजें छोड़ के यूनाइट हुए। और यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट करा, इसमें हिंदू भी थे, एक मुस्लिम भी था और सिख था, तीन नाम है। मैं भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। शाहनवाज एक मुस्लिम थे, शाहनवाज खान। सहगल एक हिंदू थे, और एक सिख का नाम यहाँ पे ढिल्ला या ढिल्लो सिंह कुछ ऐसे नाम था। तीनों लोग, तीनों क्या नाम? कोई कुछ बोल रहा था। इन बिल्लो। हाँ। तो
तो ये तीनों था, तीनों रिलीजन के लोग एक साथ आ गए थे वहां। तो इधर पार्टीशन और ये डिवीजन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सारे लोग एक हो गए थे। यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम एंड सिख भी यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा वर्ड छूट गया है। तो रॉयल इंडियन, फिर उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी होती है। एंड दिस वाज द लास्ट नेल, इसको कहा गया है लास्ट नेल। नेल मतलब कील, काठी। लास्ट नेल ऑन द, ताबूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ताबूत, ब्रिटिश कॉफिन। ठीक है, लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। ठीक है, ब्रिटिश का, यहाँ से ब्रिटिश का जाना तय हुआ, क्योंकि अब सब विद्रोह कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम पुलिस को सर लेके, एक बार फिर से, सर सॉरी, एक बार फिर से समझा दीजिए ये लास्ट वाला। एक बार फिर से बता दे लास्ट वाला। हाँ सर, नेटवर्क इशू हो गया था तो। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई रूल कर रहा है, जैसे मान लो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो किसको रूल कर रहे थे लेके? सिपाही, सिपाही, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, आईसीएस बोलो, इंडियन सर्विसेज, फिर आर्मी, फिर नेवी। यही सब तो पावर थी। अगर आप आवाज उठाओगे तो आपके लिए यही काफी है। 10 लोग आएंगे तो उसके लिए पुलिस आर्मी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आर्मी भी यहाँ पे रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दी, यही आईए ने। फिर उसके बाद नेवी भी, ये नेवी भी है, ये नेवी भी करने लगी अब। और यहाँ पे जो हुआ, दिल्ली चलो का नारा इन तीनों ने दिया था। ये बर्मा में थे उस समय, तो दिल्ली चलो का नारा दिया इन लोगों ने। अब ये समझ में आ गया था कि मैं चार लोगों के हेल्प से अगर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा हूँ, चारों लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो मैं चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपनी इज्जत बचा के निकलना चाहेंगे प्यार से, उसी। अब समझ में आ गया इनको कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो अगला आता है कैबिनेट मिशन 1946, एक्सेप्टेड प्लान रिलक्टेंटली। ठीक है, पोस्ट ग्रुपिंग स्कीम, ये कौन कर रहा है? ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग, ब्रिटिश एक्शन आउटकम, फिर यूपीएससी फोकस। कांग्रेस यहाँ पे प्लान को धीरे धीरे, वही पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करने लगी और ग्रुपिंग वाली स्कीम को करने लगी खोज। फिर उसके बाद ब्रिटिश, ये मुस्लिम लीग है, इनिशियली एक्सेप्टेड। कैबिनेट मिशन के बारे में बात हो रही है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे, यानी डायरेक्ट एक्शन डे को क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्रवाई मतलब, अब बंटवारा नहीं करोगे तो हमारे क्षेत्र में जितने नॉन मुस्लिम हैं, हम उनको काटेंगे पीटेंगे, उनको मारेंगे, उनको भगाएंगे, ऐसे करके प्रत्यक्ष वही। तो फिर इधर मारा गया, फिर उधर वाले भी चुप नहीं बैठे, उधर भी काटा पीटा गया। तो दोनों तरफ काफी क्षति हुई। ठीक है, दोनों तरफ काफी क्षति हुई। और डायरेक्ट एक्शन मतलब डायरेक्ट, अब हम ऐसे नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन, यही डायरेक्ट एक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रपोज टीयर, थ्री टीयर फेडरेशन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई 19 सितंबर 1946 में। फिर उसके बाद फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट बिफोर पार्टीशन, अटेम्प्ट किया गया पार्टीशन से पहले फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाए। और क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप बी में, पंजाब कंट्रोवर्सी आ गया कि पंजाब को पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ कैसे लिया जाए, ये वो, यही सब है। फिर उसके बाद इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए माउंटबेटन प्लान आया, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन प्लान आया। एक्सेप्टेड पार्टीशन एज ए अनअवॉइडेबल, कि पार्टीशन, यही जो डायरेक्ट कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई हुई, और काफी ब्लड ब्लीड हुआ। इंडिया वाज ब्लीडेड लाइक एनीथिंग। वो एक्सेप्टेड पार्टीशन, पार्टीशन एज एन अनअवॉइडेबल। फिर उसके बाद नेहरू की स्पीच आती है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, उसके बाद सेलिब्रेटेड पाकिस्तान क्रिएशन, जिन्ना बिकेम गवर्नर जनरल, लेकिन माउंटबेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल नेहरू ने कहा कि आप ही कंटिन्यू करिए। फिर 3 जून, वही माउंटबेटन प्लान, 3 जून को एक्टिवेट हुआ है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 आया। फिर उसके बाद पार्टीशन का वायलेंस हुआ, रेड क्लिफ लाइन आई। फिर उसके बाद प्रिंसली एस्टेट का चीज चला। फिर गांधी नाम सेलिब्रेशन स्टांस, गांधी ने बोला कि मैं सेलिब्रेट वगैरह नहीं करूंगा। फिर वो चले गए थे बंगाल, जहाँ पे ज्यादा हिंसा हुई थी। नो ओखली नाम का जगह है, वहां पे लोगों से मिलने गए।
तो इस तरीके से मतलब हमें स्टोरी पता होना चाहिए। और मैं इसलिए बता पाया क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा। ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से फिल्म चलनी चाहिए कि बैठ के कहानी बता रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये पढ़ना आप, फिर उसके बाद ऐसे पता, अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स आया, फिर वेबल आया, कैबिनेट मिशन आया, माउंट बेटन आया, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये इसमें हुआ तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ तो क्या हुआ। क्रिप्स में गांधी का रोल, वेबल ये वो दिस दैट, कौन से गवर्नर जनरल इस समय थे, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, बुलेट पॉइंट में भी। मतलब इस सेशन से तो आपको पता चल गया होगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, एक सेंटेंस भी कहीं यूज नहीं है, सब कीवर्ड्स यूज किया गया है। इंडिविजुअल सत्याग्रह वर्सेस क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया इंटेंसिटी, आईएनए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आईएनए काफी इंपॉर्टेंट रहा है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने में, डायरेक्ट एक्शन डे वायलेंस वही वाला कम्युनल डायनेमिक्स, कांग्रेस लीग पोलराइजेशन, एक तरफ कांग्रेस अपनी तरफ उधर कर रही है, फिर लीग उधर अपना चला रही है प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी में देखना है 1939 को क्या हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन, क्यों रिजाइन, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्यों, वाई, सब में वाई जो वो तो आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, वाई एंड रिजल्ट, क्या रिजल्ट हुआ इसका। कैबिनेट मिशन, वाई, क्यों कैबिनेट मिशन आने की जरूरत पड़ी। पार्टीशन क्यों हुआ, रोका भी जा सकता था, इसका आंसर मिलेगा कि इट बिकेम अनअवॉइडेबल, ये माउंटबेटन ही आके कह रहे हैं। एक्सेप्टेड पार्टीशन, ये कांग्रेस बोल रही है एक्सेप्टेड पार्टीशन एज अनअवॉइडेबल, फिर नेहरू भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, ये लोगों को बचाया जाए। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कोर्स, डू एंड डाई, गांधी 1940, डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस, जो रिजाइन कर देती है कांग्रेस, तो जो मुस्लिम लीग है काफी खुश होती है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू ने भाषण दिया था। और रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ आईएनए ट्रायल्स, हिंदू मुस्लिम की कॉन्सेप्ट क्या चेक किया गया कि इससे पहले तो सब कॉमनल चल रहा था, सब लोग एक दूसरे को काट रहे थे, पीट रहे थे, मार रहे थे। लेकिन जब आईएनए ट्रायल्स, ये इंडिया में खास, ये इंडिया की मतलब एक खूबी है कि लोग एक हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। ठीक है। तो सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी यहाँ पे आ गई। वाई कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन, कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट करी, काफी अच्छे से समझाया गया, पढ़ते रहिएगा, माउंटबेटन प्लान कंपल्सन। ठीक है। और इज्जत बचा के ये जाना भी चाह रही थी ना, अगर ब्लड ज्यादा बहता, ब्लड ज्यादा ब्लीड होती, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होते, ब्रिटिशर्स। तो दे थॉट दैट कि एक तरफ तो पाकिस्तान बन जाएगा और दूसरा तरफ इंडिया रहेगा, बाद में तो हम पावर हैं ही, इनको हम 2 साल 5 साल 500 साल पीछे तो छोड़ ही चुके हैं इनका एक्सप्लॉइट करके। 5 साल से तो 500 साल तो हमसे पीछे ही रहेंगे दोनों। ठीक है, दोनों 500 साल पीछे रहेंगे, इससे अच्छा है दोनों को मिला के रखो, दोनों को बांट दो, इसके भी फेवर इसके भी फेवर। बाद में हमें ये नहीं सुनेगा तो कभी इसको लड़वाएंगे इससे, फिर कभी इसको लड़वाएंगे इससे। ठीक है। तो ये सब पॉलिसीज अब फॉरेन पॉलिसीज में है। नो एनिमी, नो फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट मैटर्स, डिफरेंस बिटवीन क्रिप्स एंड कैबिनेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोजल रेवोल्यूशन, यही सब है और क्या, है ना। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। पॉपुलर पर्सनालिटीज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज यहाँ पे देखते हैं। पानी उनी पी लीजिए आप लोग, हम भी पी लेते हैं। और से बताइए, कोई माइक ऑन करके बोलना चाहेगा कुछ। जावेद, जावेद लाइब्रेरी में हो किधर हो। लाइब्रेरी में हूँ सर। कल नाजिम से बात हुई, नाजिम ने एक सेंटेंस बोला कि यूपीएससी में ना, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी 6-7 साल की जर्नी। ठीक है, यूपीएससी में शिक्षक से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मेंटर का होता है। क्यों, क्योंकि कोचिंग संस्था एक बार आपको 8-9 महीने का कोर्स देके छोड़ देती है। ठीक है, लेकिन मेंटर आपके साथ हमेशा रहता है,
और वो आपसे इमोशनल कनेक्ट होता है। कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, एक सिस्टम है बना हुआ है, उसमें आपको इधर से उधर घुमाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बात हुई उनसे तो हमने उनको बताया कि हमें फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी, मतलब 2025 के लिए नहीं, 2026 वाले जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए जस्ट एक मिनट। तो उनसे बात हुई तो हमने उनको बताया कि मान लो आपको ज्योग्राफी ना है 2026 के लिए। सोर्स क्या है, सबसे पहले बैठ के सोर्स डिसाइड करें, और स्टैंडर्ड सोर्स है ज्योग्राफी क्लास 6 to 12, एक अच्छा सा एटलस एक्सफोर्ड का, और जीसी लियो। ठीक है, लेकिन हमने बोला कि इसको अभी हटा दीजिए। हमारे पास दो ही सोर्स है, एक ज्योग्राफी 6 to 12, एक अटलस, और एक कोचिंग का नोट्स। कोई भी कोचिंग का नोट्स, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में बातचीत करके डिसाइड कर लिया जाएगा। कोई भी नोट्स हर का 90% सेम रहता है, 10% ही ऊपर नीचे होता है। तो एक कोचिंग का हैंड रिटन नोट्स जो क्लास में बच्चे लिखते हैं तो बाहर में मिल जाता है, मतलब जेरोक्स कॉपी फॉर्म। तो इसलिए को मैं हटा दिया, और हमारे पास ये तीन ही सोर्स है, कोचिंग नोट्स, पीटी पीवाईक्यू, पीवाईक्यूज और मेंस का पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन इन्वायरमेंट में देखेंगे। 6 to 12 को पढ़ने में 10 days इज इनफ। छोटा छोटा बुक है, आप ग्रेजुएट हो, एमए वगैरह करे हो, तो क्लास 6 का बुक पढ़ने में कितना दिन लगेगा, 7 का बुक पढ़ने में कितना दिन लगेगा, 10 days देते हैं आपको। और साथ में एटलस भी लेके चलना है, लेकिन एटलस का भी दिन हम 5 days आराम से दे देते हैं। कोचिंग नोट्स 5 days, 2 दिन 3 दिन इसमें दे देते हैं। ठीक है, एटलस का थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि एटलस इसके साथ चलता रहेगा, 3 days। और मेंस पीवाईक्यूज में ज्यादा क्वेश्चन, 13 से 10 साल का है तो 4 days। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, 10, 3, 13, 5, 18, 18, 21, 21, 4, 25 days। अब कोई बोलेगा सर इतना में नहीं कर पाएंगे, तो भाई तू 45 days लेना, कर कंप्लीट अच्छे से। 2 साल 3 साल क्यों लग रहा है? यही है, इसी को चाटना है, इसी को रगड़ना है, इसी को याद करना है, इसी को मेमोराइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, एक्टिव रीजन करना है, जो सिनोनिम्स यूज करना है कर लो। चलिए, ये 2026 के लिए था। चलिए 2025 वाले यहाँ पे आइए। अ, फिर यहाँ पे देखते हैं पॉपुलर पर्सनालिटीज, पर्सनालिटी, रोल एंड कंट्रीब्यूशन, इवेंट्स एंड सर इसको एसोसिएशन। मिटाइए, हमें इसी पीडीएफ में लिखा रहने दीजिए प्लीज। ठीक है, फेमस वर्क्स एंड इनिशिएटिव्स, लीगेसी एंड यूपीएससी रेलेवेंस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज लिखा हुआ है ना, इसमें एटलीस्ट इतना पॉइंट तो याद होना चाहिए। किसी फेमस पर्सनालिटीज का डिस्कशन अभी होगा तो इतना जो वर्ड लिखा हुआ है उतना हमें पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, पायोनियर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, फाउंडेड ब्रह्मो समाज, 1828 ईयर भी याद रखना है, और एबोलिशन ऑफ सती। इनकी खुद जो भाई की वाइफ थी, उनका उन्होंने अपने आंखों से सती होते देखा था, शायद बचा भी लिया था उन्होंने। तो काफी वर्क करा इन्होंने। फिर उसके बाद फेमस वर्क क्या है, तूफातुल मुहउद्दीन। फिर उसके बाद संबाग कॉमेडी। और इनके बारे में आपको पता है, ये राजा टाइटल इनको अकबर ने दिया। और ये फारसी में फारसी के काफी विज्ञान थे। मतलब उस समय लोग कैसे पढ़ते थे, अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हिंदी से अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश वाले को कुछ और में दिक्कत हो रही है। पर्शियन हम भी अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया। पर्शियन जो है, पर्शियन के ये ज्ञानी थे, अरबी भी पढ़े, मतलब वो कुरान को पढ़ने के लिए इन्होंने अरबी भाषा सीखा। ठीक है, और अरबी भाषा सीख कर कुरान पढ़ा। फिर उसके बाद ओरिजिनल ओरिजिनल बाइबल हिब्रू भाषा में लिखी हुई थी,
तो इन्होंने हिब्रू सीखा और ओरिजिनल बाइबल भी पढ़ा, मतलब ये सारा मेंशन है, और ये कुछ ऐसा फेंकने वाली चीज नहीं है। इतने इंटेलेक्चुअल थे। और अकबर वो वाला अकबर नहीं, अकबर का परपोता वगैरह जो अकबर टू आया, नाम आया उनका, नाम हम भूल रहे ओरिजिनल नाम, उनका टाइटल अकबर टू। उन्होंने इनको टाइटल दिया राजा राम। इनको भेजा गया था ब्रिटिश क्राउन के पास कि जाइए मेरा पेंशन को थोड़ा सा बढ़वाइए, इतना खर्चा में नहीं हो रहा है। तो वो गए थे वहां, तो उनको राजा दिया गया था, ऐसे राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन। कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, एडवोकेटेड वुमेन्स राइट, इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। बंगाली न्यूज़पेपर और काफी बहुत सारे काम इन्होंने करे। फिर अगला देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट। विडो री मैरिज एक्ट लाया, और इन्होंने विडो से भी शादी करी थी, टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। मॉडर्न बंगाली प्रोज पायनियर। फिर बरना बरना परिचय, एस्टैब्लिश्ड स्कूल फॉर गर्ल्स, ये किताब प्राइमर है कुछ। ठीक है। चैंपियन वुमेन्स एजुकेशन, अपोज्ड पॉलीगामी। ये सब याद नहीं रहे तो थोड़ा सा भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा ये वाला सेक्शन। लेकिन ये जो रोल्स, कंट्रीब्यूशन और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज फाउंड करें, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती हम लोग देख चुके हैं पहले भी, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, 1875, कांग्रेस से 10 साल पहले। ऐसे एक लिंक करके याद करना। शुद्धि मूवमेंट, रिकन्वर्जन, बैक टू वेदास का कॉल दिया। ठीक है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश 1875 में स्टेब्लिश करा, डीएवी स्कूल के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। ज्योति राव फूले, एंटी कास्ट रिफॉर्मर, ये अनटचेबल थे, फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। ठीक है। ये भी यूपीएससी पूछी थी, और इसको हमने एलिमिनेशन टेक्निक में एटिमोलॉजी टेक्निक के अंतर्गत इस क्वेश्चन को रख के, एटिमोलॉजी जो नहीं देखें थोड़ा सा उनके लिए ब्रीफ। इटोमोलॉजी टेक्नो यानी रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करना, रूट वर्ड से उसका मीनिंग, ऑब्वियस मीनिंग, जो मीनिंग सत्य शोधक, सत्य शोधक। ठीक है। सत्य मतलब सच, और शोधक मतलब खोजना, सत्य की खोज। ठीक है। और समाज। ठीक है, तो सत्य को खोजना या सुधारक वाला, तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, अगर इतना आप समझ जाते हो, ट्रूथ सर्चर। ठीक है। या रिफॉर्मर, अगर दो कीवर्ड भी अगर पता कर लेते हो तो ऑप्शंस आराम से निकल जाते थे। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, तो ऐसे में अगर आपको लॉजिकल। फिर कल हमने ये भी बताया था शायद कि नहीं बताया था, याद मुझे भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा माइंड अभी एनर्जी सब ड्रेन हो जाता है। ठीक है। अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, स्लेवरी, इसका इंग्लिश रूपांतरण 1873 में लिखा। फिर सार्वजनिक सत्य धर्म की स्थापना की। ओल्ड फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन, और मेंटोर सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई इनकी वाइफ भी थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको कहा जाता है। और ये कौन से थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर यहाँ पे लिखा हुआ है। होम रूल मूवमेंट इन्होंने चलाया एनी बेसेंट के साथ। और गणेश चतुर्थी पब्लिक, गणेश और एक और थे, गणेश पर्व यानी फेस्टिवल, और शिवाजी फेस्टिवल। शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने, इन दोनों त्योहार को, मतलब जो भी रिचुअल होते हैं हिंदूज में, तो इन दोनों रिचुअल्स को पब्लिकली लोग घर में बनाते थे, तो इनको पब्लिक कराया गया, और इसी बहाने सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और ब्रिटिश के अगेंस्ट लोगों को एजुकेट किया गया। तो गणेश और गणेश चतुर्थी जो होता है, और शिवाजी फेस्टिवल, दोनों को इन्होंने पब्लिकली मनाना स्टार्ट करा कि सब कोई चौराहा पे जाके मनाएंगे। 4 गांव हैं, 4 गांव से लोग आएंगे, फिर वहां पे थोड़ी सी मीटिंग होगी, पब्लिक डिस्कोर्स होगा। तो ये पब्लिकली इनको मनाना स्टार्ट करा। केसरी और मराठा दो पत्र लिखे, स्वराज इज माई बर्थ राइट, और मैं लेके रहूंगा। ठीक है। इन्होंने ऐसा नारा दिया था। जल्दी जल्दी चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। ये गांधी के मेंटोर थे, गांधीज मेंटोर। और इसके मेंटोर थे, मैं भूल रहा हूँ, किसी को याद है? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे इनके मेंटर, एमजी रनाडे। और ये किनको मेंटरिंग करे? गांधी को मेंटरिंग करे। जब गांधी 1915 में भारत आए, तो इन्होंने बोला कि गांधी चुपचाप जा और पूरे देश
का भ्रमण करके आ। ठीक है, तो पूरे देश का भ्रमण रेलवे वगैरह से गए, इधर उधर गए, और चुपचाप भ्रमण करना है, तो पूरे देश को पहले समझें, पूरा देश को भ्रमण करा। ठीक है, उसी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट को पहले सिलेबस पीओआईक्यूज का भ्रमण करना चाहिए, अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि मेरे बस की बात है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर आना चाहिए, और अंदर आ गए तो दरवाजा बंद करके चाबी लॉक करके फेंक देना चाहिए कि अब मैं कुछ करके ही जाऊंगा। ठीक है, फिर गांधी ने आजादी भी दिलवाई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, मेंटर टू जिन्ना एंड अंबेडकर। ठीक है, जिन्ना भी, मतलब ये वकील भी थे, तो जिन्ना भी शुरू में इनके साथ थे, तो जिन्ना को भी इन्होंने मेंटर करा। एक जो गांधी मूवीज है, तो उसमें आप देखोगे कि जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले के काफी नजदीक दिखाए गए हैं। ठीक है, इधर आप पढ़िएगा। भगत सिंह काफी इंपॉर्टेंट नाम है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के लीडर। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन पर केसेस चली थी, और इन्होंने बुक लिखा है व्हाई एम एन एथिस्ट, मैं एथिस्ट क्यों हूँ। ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, और भगत सिंह को बचाया जा सकता था अगर गांधी इरविन पैक्ट में गांधी थोड़ा सा और उसको क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग करते। गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुई थी, तो इनको बचाया जा सकता था। भगत सिंह वाया मैनथिस्ट बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली में 1929 में करे थे। फिर उसके बाद मोस्ट आयोनिक रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड यूथ ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे इन्होंने यूथ को, तो हम लोग के पास टाइम नहीं है, और अच्छी सी स्कूलिंग वगैरह भी हम लोगों की नहीं होती है कि पढ़ाया जाए भगत सिंह पे 4 5 10 पेज 20 पेज भी पढ़ा दिया जाए समरी, तो कुछ और भी इंटेलेक्चुअल लेंसेज हम लोगों का डेवलप होगा, लेकिन होता ही नहीं है ऐसा। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिस्ट, और ये आईसीएस ऑफिसर थे, और रिजाइन कर दिए थे, बाद में इनको प्रिंसिपल बनाया गया था। और उस जमाने में वो 1942 90, हम लोग कल देखे थे ना, 1930s में साइमल्टेनियस एग्जाम होने लगा, तो यानी ये एग्जाम क्वालिफाई करे थे। फाउंडेड आईएनए इन 1942, त्रिपुरी सेशन हम लोग देखे थे, हरिपुरा सेशन भी देखे थे। गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मतलब तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूना पैक्ट 1932 में फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। इन्होंने एनुलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखा, फिर हिंदू कोड बिल लेके आए। चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस, बुद्धिज्म रिवाइवल, इन्होंने फिर हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म अपना लिया, और जब लास्ट आखिरी सांस ली तो एज ए डायड एज एन बुद्धिस्ट। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी, मतलब कविताएं भी लिखती थी। फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट 1945, अगर इंडियन वुमेन। ठीक है, अगर सिर्फ वुमेन बोला जाए तो हम यहाँ पे एनी बेसेंट। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करी, गोल्डन थ्रेशोल्ड पोवर्टी यानी पोएट्री, सॉरी, पोएट्री भी लिखी, वुमेन्स एजुकेशन एडवोकेसी, और फर्स्ट वुमेन गवर्नर पोस्ट इंडिपेंडेंस बनी। ठीक है, स्पेशल फोकस फर्स्ट इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टीचर सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले की वाइफ, और उनके मेंटर भी थे ये। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863। समझ रहे हो कि लंदन में एग्जाम हो रहा था, जाके दिए थे, यहाँ तक तो इंडिया में नहीं हुए थे, तो लंदन में गए थे। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं शायद, रविन्द्रनाथ टैगोर के। झारखंड में एक पहाड़ है, रांची में, टैगोर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। बस्किन बताएंगे अगर उनको इन्फॉर्मेशन है तो। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसी डब्ल्यू सी बनर्जी 1885। बंगाल गजट, रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी ने निकाला। ये नौरोजी जो टाइटल लगा, ये पारसी थे। यंग इंडिया पत्रिका गांधी ने 1919 में। फिर उसके बाद लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों को फांसी जो दी गई, ये सब चीज पढ़ना जरूरी है। एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सिर्फ फर्स्ट वुमेन, अगर इंडियन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ऊपर नाम पड़े थे बताइए। हम तो टायर्ड हैं, थके हुए हैं, आप लोग भी थक गए हैं। क्या नाम था? एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट सरोजनी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। बोलिए, आप लोग का भी माइंड स्लो चलेगा तो कैसे होगा? हम तो 12 घंटा उधर, 12 घंटा, 13 घंटा, 13 घंटा एकदम अनस्टॉपेबल, मतलब बेड पर भी नहीं लेटे हैं। ठीक है, तो कैपिटल लक्ष्मी सहगल आएगी ने वुमेन्स विंग, अरुण आसिफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ की लीडर्स, मेथड्स, गोल, बेस, लेगेसी, ये सब देखना है। और मॉडरेट्स एग्जाम्पल के तौर पे गोखले को लिया गया, एक्सट्रीमिस्ट तिलक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मास मोबिलाइजेशन। ये बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म विल वर्क, ये बोलते थे कि यार सबसे ज्यादा घाटा किसका है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका हुआ, मास का हुआ। इलीट तो कुछ है, चार है, पांच है, तुम हो, हम है। ठीक है, लेकिन कभी भी स्ट्रगल होता है, मूवमेंट होता है, तो उसमें जब तक नीचे के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो वो मास पीजेंट्स वर्कर्स पे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे अंडरग्राउंड, ये बोलते थे स्वराज, इंडिपेंडेंस की बात करते थे। ये एजुकेटेड इलाइट थे, ठीक है, ये मिडिल क्लास थे। फाउंडेशन ऑफ लेटर मूवमेंट्स, इस बाद में आने वाले मूवमेंट को डेफिनेटली हेल्प करा मॉडरेट्स में, काफी स्लो गए, लेकिन ये कल्चरल नेशनलिज्म, यानी हमारा कल्चर ऐसा है नेशनलिज्म, हम कल्चरल नेशनलिज्म लेके आएंगे। रेवोल्यूशनरी जैसे भगत सिंह है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये रेवोल्यूशनरी है, मतलब रेवोल्यूशन मतलब कुछ नया चीज लेके आना, आर्म रेसिस्टेंस। हम आर्म से, हथियार से रेसिस्ट करेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी, सिर्फ यहाँ पे स्वराज का मतलब समझ लो इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ठीक है, यूथ एंड स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो पढ़ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जैसे रसिया में निहिलिस्ट आइडियोलॉजीज थी, फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह चल रहा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी चल रही थी। फिर यूएसए में थॉमस जेफरसन ये सब लिख रहे थे। ब्रिटेन में बहुत सारे, मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो लिख रहे थे, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ये सब वहाँ पे इंटेलेक्चुअल रेनेसा था, तो वहां से लोग पढ़ रहे थे। तो यूथ थोड़े से ज्यादा पार्टिसिपेटेड और एक्टिव है। और विवियन डेरोजी का नाम हम लोग देख ही लिए थे, विवियन डेरोजी, डेरोजी जो बंगाल में था। ठीक है, यूथ और स्टूडेंट्स साथ थे। और ये सोशलिस्ट टेंडेंसी, यानी इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस वाज लेफ्ट, एंड ये राइट, और ये सेंटर। सेंटर मतलब न्यूट्रल रहेगा, लेफ्ट मतलब ये गरीबों, मार्जिनलाइज, डिप्राइव्ड वर्कर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पीजेंट्स, ठीक है, लैंडलेस। ठीक है, ये सब के हित के बारे में सोशलिस्ट बात करेगी, लिबरल, सॉरी, लेफ्ट यानी सोशलिस्ट। राइट बात करेगी मार्केट, मार्केट, इंटरप्रेन्योर्स, इंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस, ट्रिकल डाउन। ठीक है, यही सब की बात करेगी। मार्केट फोर्स, यहाँ पे इंटरवेंशन की बात करेगी, इंटरवेन करके इनको दिया जाए। ठीक है, कानून बनाया जाए कि, ठीक है, लैंड रिफॉर्म वगैरह। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये लेफ्ट का इनिशिएटिव होगा कि राइट का? कौन सपोर्ट करेगा, लेफ्ट सपोर्ट करेगा कि राइट सपोर्ट करेगा? बताइए तो, माइक ऑन करके, कोई माइक ऑन करिए और बताइए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेफ्ट वाले सपोर्ट करेंगे या सोशलिस्ट सपोर्ट करेंगे या राइटिस्ट सपोर्ट करेंगे, मार्केट वाले, मार्केट फोर्स वाले? बताइए माइक ऑन करके, कोई नहीं बोलेगा। लेफ्ट वाले करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे खत्म होता है, कुछ बचा हुआ? अच्छा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, तिलक, जय हिंद बॉस ने दिया नारा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, अंबेडकर, सावित्री फुले, सावित्री बाई फुले इन एनसीईआरटी। मतलब ये एनसीईआरटी में पूछा गया था, 2022 में एडिशन किया गया है, सॉरी, 2022 में एडिशन किया, जो नया एनसीईआरटी बन रहा है। बिरसा मुंडा इन पीएम स्पीच, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, एंड बिरसा मुंडा ये झारखंड के इनका जो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, धरती आबा,
इनका जो प्यार से बोला जाता था धरती आबा इनका नाम है। काफी कुछ याद था लेकिन मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताता हूँ। इन्होंने उनके नाम यानी ग्रेट हलचल, ग्रेट इमोन हलचल, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति भवन में ये पहले ट्राइबल हैं बिरसा मुंडा जिनका तस्वीर लगा हुआ है, ठीक है। और 1895 से 1900 तक टाइमलाइन में इन्होंने फाइट करा था और 1900 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, कोलेरा से इन जेल। बस इतना ही याद रखना है। 125th एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह 2022 में हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेना है इसको। मैडम कामा जो इंडियन फ्लैग होस्ट करी थी अब्रोड में। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में इन्होंने करा था। मौलाना बरकतुल्ला प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविजनल है, यहाँ पे प्रोविंशियल नहीं है, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन्होंने काबुल में फॉर्म करा था। वही जब पैरेलल गवर्नमेंट मान लेते हैं चल रहा था उस समय। तो इतना चीज, एक भी वर्ड कोई हमें मैसेज करके बताया या ग्रुप में ही सबको मैसेज करने का एक्सेस है कि सर ये वर्ड स्पेक्ट्रम में मेंशन नहीं है, कोई मैसेज करके बताना आप मुझे। सब सारा चीज स्पेक्ट्रम में मेंशन है। आपको क्या करना है कि इससे रिवाइज कर लो तो ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है कर लो, रिजल्ट ला के दो हमें 25 तारीख को। और एक्टिव रिवीजन करिएगा तो ज्यादा बेहतर है। और चीजों को बता दिया। कल हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है, कल वाइंड अप करेंगे प्री 1857 एंड पोस्ट 1857। और हमें थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए था। एक्चुअली क्या था, एक्टिव होना चाहिए था, बट फॉर मेंस वी आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव। हर टॉपिक्स पे हम लोग मटेरियल्स वगैरह ला के देंगे। दैट विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों पे होगा। और काफी एक्टिव तरीके से। और क्योंकि आप लोग यहाँ पे हैं 21 लोग, तो सीरियस ही हैं, मान सकते हैं हम सीरियस हैं। और किसी ना किसी एग्जाम निकालना है भाई। मुझे लगता है कि 6 महीने 7 महीने प्रीलिम्स बहुत ज्यादा, 7 महीने में बोल रहा हूँ, 3 महीने ऑप्शनल, और 1-2 महीने में थोड़ा सा उसको होनिंग करना है, मतलब पॉलिश करना है चीजों को। आंसर राइटिंग और राइट गाइडेंस, इवेलुएशन और टेक्निक और फीडबैक, ठीक है। इन सब चीजों से सुधार करके एग्जाम आराम से निकाला जा सकता है। आज फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे। एक हफ्ते कैसे गुजरा ना कुछ पता ही नहीं चला। पांच मतलब एक हफ्ता कैसे लाइफ से गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन एक हफ्ता कोई एस्पिरेंट सुबह उठ के शाम तक डेडिकेशन के साथ कोई एक सब्जेक्ट उठा के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेता है, तो यू हैव अ वेरी गुड कमांड। 100% क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आता है तो 7-8 सॉल्व कर लेगा, यानी 70% सॉल्व कर ले रहा है। और हमें एग्जाम पास करने के लिए 50%, मेंस का भी देखो तो 50% से कम है। और प्रीलिम्स का भी देखो तो 50% से कम है, उसी में सिलेक्शन हो जा रहा है। वी डोंट नीड टू डू टॉप, टॉप नहीं करने की जरूरत है। परसेंटेज और परसेंटाइल और ग्रेड का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म इन कंपेरिजन बेटर देन योर पीयर्स, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, जिसको जाना है जाइए। और रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, और क्वेश्चन किसी के पास है तो पूछ लीजिए।